हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल कैम इजी पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेकंड लेक्चर क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री का। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था। लास्ट क्लास में हमने सीखा कि बेसिक डेफिनेशन क्या है हमारे केमिस्ट्री सब्जेक्ट की जो हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से केमिस्ट्री हमारे लाइफ में इन्वॉल्व है हर जगह पर। उसके बाद हमने क्या स्टडी किया बच्चों कि व्हाट इज़ मैटर, यानी जो बेसिक एलिमेंट जिसको हम डिस्कस करने जाएंगे, जिसको हम एनालाइज करेंगे, जिसकी हम स्टडी करेंगे थ्रू आउट द केमिस्ट्री, वो क्या होता है, मैटर क्या है। फिर हमने देखा कि वो मैटर किन किन स्टेट्स में प्रेजेंट हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके बाद हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कि जो हमारा मैटर है वो इन स्टेट्स के अलावा किन किन वैरायटीज़ में अवेलेबल हो सकता है, लाइक प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर्स, जो हमने उसमें स्टडी किए। बच्चों, आज हम नेक्स्ट फैक्टर स्टडी करने जा रहे हैं हमारी केमिस्ट्री में, जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका कि किस तरीके से हम मैटर की प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन करेंगे। देखिए, कोई भी मैटर जो अवेलेबल है, जो कोई भी मैटर हम देखते हैं आज हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है, उस हर मैटर की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब अपने कुछ गुणधर्म है, और उन्हीं गुणधर्मों के कारण वो अपने दूसरे अवेलेबल मैटर्स से अपनी आइडेंटिटी को सेपरेट करता है, अलग करता है। तो हमें उन प्रॉपर्टीज़ को मेजर करना आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये सब्सटेंस है, इसकी ये प्रॉपर्टीज़ होंगी, ये नेक्स्ट सब्सटेंस है, इसकी ये प्रॉपर्टीज़ होंगी। देन ओनली वी विल बी एबल टू क्लासीफाई द सब्सटेंस इन अकॉर्डेंस विद दियर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। राइट बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और आज के टॉपिक में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। बच्चों, दो तरह की मेन प्रॉपर्टीज किसी भी सब्सटेंस की होती हैं। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक गुण, और केमिकल प्रॉपर्टी मतलब रासायनिक गुण, यानी वो दिखने में कैसा है, उसकी खुद की स्ट्रक्चर कैसी है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, दैट विल बी द फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकली अंदर से उसमें क्या स्ट्रक्चर है, दूसरे सब्सटेंस के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है, हम समझेंगे अभी। तो सबसे पहले हम आ गए हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। देखिए बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको इसमें लिखा है, इसको जरा ध्यान से पढ़ेंगे कि इट डू नॉट रिक्वायर चेंज इन आइडेंटिटी। इसका क्या मतलब होगा, यानी अगर आप किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करना चाह रहे हैं, आपको सब्सटेंस की केमिकल स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। उसकी जो आइडेंटिटी है, उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, दैट विल रिमेन इंटैक्ट, यानी वो वैसा का वैसा ही रहेगा सब्सटेंस। उसकी फिजिकल फॉर्म्स चेंज हो सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो चेंज हो सकती हैं, बट उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो उसके सेम रहेंगे। यानी फिजिकल फॉर्म या फिजिकल प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेशन डू नॉट रिक्वायर चेंज इन द आइडेंटिटी ऑफ ए सब्सटेंस। तो इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आएंगी जो हम मेजर करते हैं। पहला, कलर, उसका रंग कैसा है। हम देखेंगे कि कोई भी सब्सटेंस जो हमने देखा है या हम देख पा रहे हैं इस पूरे यूनिवर्स में, या कोई नया सब्सटेंस जो हमने खोजा है, उसका रंग कैसा है, हम उसको पहचानेंगे कैसे। उसका ऑर्डर, उसकी सुगंध कैसी है, उसकी गंध कैसी है। नेक्स्ट, टू इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपने 10th में ही पढ़ा होगा। किसी भी सब्सटेंस का जो अवेलेबल है, मौजूद है यूनिवर्स में, इस पृथ्वी पर, हर सब्सटेंस का अपना एक मेल्टिंग पॉइंट है, एक बॉइलिंग पॉइंट है, यानी एक गलनांक है, एक क्वथनांक है। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट बच्चों। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट होता है कोई टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस लिक्विफाइज, मतलब सॉलिड स्टेट से कोई सब्सटेंस अगर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, जो वो टेम्परेचर होगा जिस पर ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, दैट टेम्परेचर विल बी योर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। बॉइलिंग पॉइंट, कोई लिक्विड सब्सटेंस अगर वेपोराइज होकर के गैस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो उस समय जो टेम्परेचर होगा वो आपका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कहलाएगा। मतलब the temperature at which a substance evaporates. Now some other basic properties जो कॉमन हम मेजर करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का द्रव्यमान, किसी भी सब्सटेंस का आयतन, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी। डेंसिटी कैसे निकालते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, ये आप पढ़ के आ रहे हैं 10th तक। तो ये चीजें हो गई आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में बच्चों, कंपोजिशन, हमने जब पढ़ाई था डेफिनेशन केमिकल सब्सटेंस की, तो हमने पढ़ा था क्या क्या डिटरमाइन करते हैं हम, किसी भी सब्सटेंस का क्या कंपोजिशन है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, कैसे वो सिंथेसाइज हुआ, और कौन कौन सी वो रिएक्शंस देता है। तो कंपोजिशन और जो रिएक्शंस हैं, ये दोनों पार्ट क्या हो गए आपके केमिकल प्रॉपर्टीज हो गए उस सब्सटेंस की। इट विल रिक्वायर चेंज, ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको डिफरेंशिएशन याद रखना है दोनों प्रॉपर्टीज में।
फिजिकल डू नॉट रिक्वायर चेंज, केमिकल इट रिक्वायर चेंज। चेंज इन व्हाट? चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस अंडर स्टडी। जिस सब्सटेंस को हम स्टडी कर रहे हैं उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगी अगर हम ये प्रॉपर्टीज मेजर करते हैं। तो सपोज करिए आपको ग्लूकोज का एनालिसिस करना है, आपको पता लगाना है कि ग्लूकोज में कौन कौन से एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो आप कैसे पता लगाएंगे? आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर लेवल पे। आपको कार्बन अलग करना पड़ेगा, आपको हाइड्रोजन अलग करना पड़ेगा, आपको ऑक्सीजन अलग करना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन मेजर दोज इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट एटम ऑफ द सब्सटेंस। सिमिलरली रिएक्टिविटी, ग्लूकोज दूसरे सब्सटेंसेस के साथ क्या रिएक्शन करता है? कोई दूसरे कंपाउंड जो अवेलेबल है वो किसी और अलग सब्सटेंस के साथ अगर हम उनको रख दें, मिला दें, गर्म करें, ठंडा करें, तो वो क्या रिएक्शंस देंगे? दैट विल बी योर रिएक्टिविटी, दैट विल बी कॉल्ड एज रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, तो ये दो चीजें आपको बेसिक हैं जो समझनी है। देखिए बच्चों, अभी जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं बड़े इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हैं ये, यहाँ पर हम कोई ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं। ये सब चीज़ें बेसिक्स आप 9th-10th में भी पढ़ के आ चुके होंगे, लेकिन ये चीज़ें चैप्टर में इंक्लूडेड हैं। ये चीज़ें इसलिए इंक्लूडेड हैं टू मेक यू फैमिलियराइज व्हाट यू हैव रीड इन द 9th and 10th। इनके बेसिस पे आपको 11th की केमिस्ट्री का आगे जो एक्सपांशन होने वाला है वो समझ में आएगा। यानी ये जो चैप्टर्स हैं आपके एक तरह से डिक्शनरी कह लीजिए, आप वोकेबुलरी कह लीजिए, ये आपके वोकेब्स हैं, ये टर्म्स हैं जिन जो बार बार आपके चैप्टर्स में आगे आएंगी। तो आप इनको ध्यान से समझ लें एक बार, ताकि आपको आगे के चैप्टर्स समझने में आसानी होगी। जब एक सिंगल टर्म आएगी, सपोज हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट, तब वो केवल एक लाइन में एक वर्ड होगा। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि हाँ हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, राइट। हाँ तो बच्चों, अभी तक हमने देखा है कि किस तरीके से मैटर को डिफ़ाइन किया गया है और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम मैटर के लिए स्टडी करते हैं। यानी जो मेजर 2 क्लासिफिकेशंस हमने स्टडी किए किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज़ के, दैट वर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो बच्चों, जैसा हमें पता है कि हमें प्रॉपर्टीज़ तो डिटरमिन करनी है, मेजर करनी है, लेकिन इन प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी कैसे करेंगे, हम इन प्रॉपर्टीज़ को क्वांटिफाई कैसे करेंगे। तो साइंस में हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है मेजरमेंट। किसी भी चीज़ को आपको मेजर करना है, उनके पैरामीटर्स को नोट करना है, उनको क्वांटिफाई करना है, तो उनकी वैल्यूज़ को कुछ ना कुछ आपको यूनिट देनी पड़ेगी। जैसे आप समझें, हम जो भी हमारी लाइफ में काम करते हैं, हम दिन में हमारा जो भी स्टडी करते हैं, जो भी हम हमारा काम करते हैं, उन सब चीज़ों में आप देखिए, चाहे हमें कोई लेंथ नापनी हो, चाहे हमें कोई सामान लाना हो बाज़ार से, हमें हर चीज़ के लिए क्वांटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। हमने हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ यूनिट्स बना रखी हैं। सिमिलरली वे ही यूनिट्स हम केमिस्ट्री में भी काम में लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें उन यूनिट्स को बहुत ही सोफेस्टिकेटेड तरीके से यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज़ होंगी बच्चों, बहुत ही स्मॉलेस्ट हो सकती हैं और बहुत ही लार्जेस्ट नंबर्स हो सकते हैं। तो उन डेटाज को हैंडल करने के लिए हमने कुछ यूनिटरी सिस्टम्स डेवलप किए हैं, उन्हीं को हम आज यहाँ इसमें पढ़ेंगे। यूनिटरी सिस्टम को या आपके मेजरमेंट यूनिट्स जिसको कहते हैं, उनको पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि शुरुआत में जब साइंस डेवलप हो रही है, तब हर एरिया में जो जो डेवलपमेंट हो रहे थे, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के साइंटिस्ट्स ने, वहाँ के जो भी डेवलप करने वाले पर्सन्स थे, उन्होंने अपने अपने सिस्टम्स डेवलप कर लिए थे बच्चों। उन लोगों ने जो अपनी क्वांटिटी को मेजर करने का तरीका था वो अपना अपना था, उनके यूनिट्स सबके अलग अलग थे। तो उस वजह से जब हम टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज करते हैं, जब हम हमारी रिसर्च को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, तब हमें उन चीज़ों को समझने में मुश्किलें होती हैं और हमारे पास जो डेटाज होते हैं हम उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते एक दूसरे के लिए। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को यूनिवर्सली सॉल्व करने के लिए एक सिस्टम लाया गया बच्चों, एसआई यूनिट्स का। एसआई यूनिट्स में बच्चों क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम जो भी साइंटिफिक मेजरमेंट्स करेंगे, उन सब मेजरमेंट्स को एक सिमिलर यूनिट्स प्रोवाइड की गई हैं, नोटेशंस प्रोवाइड की गई हैं, और ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी लोग उन सिमिलर यूनिट्स को ही यूटिलाइज करते हैं, ताकि जब हम साइंस के जो भी रिसर्च हमारी होती है उनको जब एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, तो उन्हें हमें समझने में आसानी होती है और हम उन्हें ईजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं कुछ बेसिक यूनिट्स से। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके सामने कुछ 7 बेसिक यूनिट्स लिखे हुए हैं।
अब बेसिक यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स, बच्चों जब आप साइंस पढ़ेंगे, खास करके फिजिक्स में भी ये चैप्टर आएगा आपके, जहां पर आप दो टर्म से रूबरू होंगे, पहला फंडामेंटल यूनिट्स और सेकंड डिराइव्ड यूनिट्स। तो बच्चों फंडामेंटल यूनिट्स वे यूनिट्स होती हैं जिनको हमने एक फर्स्ट यूनिट क्रिएट किया है, जिनको हमने अज्यूम किया है, हमने स्टार्टिंग पॉइंट माना है किसी भी चीज़ के लिए। देखिए बच्चों, किसी भी चीज़ को अगर आपको मेजर करना है तो आपको कहीं ना कहीं स्टार्ट होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको जीरो पॉइंट ओरिजिन मानना पड़ेगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये यूनिट्स हमारे ओरिजिनेटिंग यूनिट्स हैं। इन्हीं यूनिट्स की हेल्प से हम फर्दर नए नए यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं, वो यूनिट्स हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो बेसिक यूनिट्स हैं उसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं लेंथ, यानी अगर हमें दूरी को नापना है बच्चों, तो दूरी को नापने के लिए ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, यहाँ पर ये डिटरमाइन किया गया कि हम इसको सिंबल देंगे L, और इसकी जो यूनिट रहेगी ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम इसको मीटर में ही मेजर करेंगे। और मीटर में मेजर करने के साथ उस मीटर का सिंबल जो होगा दैट विल बी स्मॉल m। सिमिलरली बच्चों मास, द्रव्यमान, अगर हमें किसी परमाणु का या अणु का मेजर करना है, तो अब देखिए परमाणु या अणु, क्योंकि साइंस में हमें इन्हीं चीज़ों के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, तो मास अगर हमें मेजर करना है तो हम उसे किलोग्राम, और उसका जो नोटेशन होगा दैट विल बी kg। टाइम, टाइम बच्चों सेकंड, आप सभी लोगों को जानते हैं, आप सभी लोगों को पता है कि टाइम की जो यूनिट है वो है सेकंड। नेक्स्ट फंडामेंटल यूनिट आती है बच्चों इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो यूनिट बनाई गई है दैट इज एम्पियर, जिसका सिंबल है A। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, देखिए बच्चों जो टेम्परेचर हम देखते हैं, इतने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है आज, इतने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कल था, तो जो टेम्परेचर है दैट इज योर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। साइंस में जब हम उसे टर्म करते हैं तो वो टर्म जो है दैट इज थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल T से। और इसकी जो यूनिट है बच्चों डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं है, इसकी यूनिट है केल्विन। और एक चीज और याद रखेंगे बच्चों, केल्विन में किसी तरह का कोई डिग्री का यूज नहीं होता है, बिकॉज इट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एक चीज आप समझ लें, जो केल्विन है हमारा, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। केल्विन में बच्चों किसी भी तरह की कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है, ये स्केल 0 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव की तरफ ही बढ़ता है, कोई नेगेटिव टेम्परेचर नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं सेंटीग्रेड में कि -50 डिग्री सेंटीग्रेड, -60 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन केल्विन जो है ये अपने आप में एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। 0 केल्विन का मतलब हुआ, डिग्री नहीं बोलेंगे, 0 केल्विन का मतलब हुआ कि ये स्टार्टिंग टेम्परेचर है, इससे नीचे का टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता। ये वो टेम्परेचर है जिस पर आपके गैसियस मॉलिक्यूल्स जो हैं बिल्कुल स्टेबल स्टेट में, या जिसको कह लीजिए आप फंडामेंटल स्टेट पर रहते हैं, उनके अंदर कोई एनर्जी नहीं होती है, वो स्टेबल होते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं बच्चों साइंस के हिसाब से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में हम देखते हैं कि जो मैटर हम मेजर कर रहे हैं उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो उन नंबर ऑफ एटम्स को मेजर करने के लिए हमने जो कॉन्सेप्ट बनाया है दैट इज मोल। इसकी जो यूनिट है बच्चों मोल है, और इसका जो सिंबल है ये रहेगा स्मॉल MOL। फर्दर जो लाइट हम देखते हैं बच्चों, उस लाइट की इंटेंसिटी क्या है, ल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस मतलब जो आप लाइट यूज करते हैं उसकी अपनी एक प्रदीप्तता होती है, उसकी अपनी एक रोशनी होती है, उसको मेजर करने के लिए हम कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी उस लाइट में तीव्रता कितनी है। तो उसको जो मात्रक है बच्चों, उसका मात्रक है कैंडिला, और कैंडिला का जो नोटेशन है दैट इज स्मॉल CD। तो इस तरीके से बच्चों ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। इनकी डेफिनेशन भी दी गई है कि ये यूनिट्स क्या हैं और इनको डिफाइन किस तरह से किया गया है। क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इनको एक आइडियल सिचुएशन के अंदर मेजर करके एक स्टैंडर्ड माना गया है, और वो आइडियल सिचुएशन क्या है वो ही इन सारे पैरामीटर्स की डेफिनेशन है। तो इनको भी हम कभी आगे लेक्चर में लेंगे, क्योंकि वो अभी थ्योरेटिकल पार्ट है बहुत ज़्यादा, तो मैं उसको अभी नहीं ले रहा हूँ। अभी सिर्फ हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं। हाँ तो बच्चों अभी हमने देखा क्यों SI यूनिट्स डेवलप की गई हैं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं। SI यूनिट्स में जो हमने फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी हैं 7, वो फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं, हमने उनके सिंबल्स देखे, उनके नोटेशंस देखे।
अब हम बच्चों देखेंगे कि इन यूनिट्स के आगे किस तरीके से कुछ प्रीफिक्सेस यूज़ किए जाते हैं मेजरमेंट में, ताकि हम जो कैलकुलेशन करते हैं, ताकि हम जो डेटा हैंडलिंग करते हैं वो हमारे लिए ईजी हो जाए और हमारे पास जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें चांसेस ऑफ एरर जो हैं मिनिमाइज हो जाएं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर आप एक टेबल देख रहे हैं जहाँ पर मैंने कुछ डिजिट्स लिखे हुए हैं ऑन 10 बेसिस, जो कि एक्सपोनेंट नंबर्स हैं, उन पे कुछ एक्सपोनेंशियल्स पावर हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो पावर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, 18 तक मैंने लिए हैं, ये ज़्यादा भी हो सकती हैं। मैंने जो बुक से लिया है उसमें से मैंने 18 to -18 की रेंज ली है आपको समझाने के लिए, ताकि आपको एक बार एक इंट्रोडक्शन हो जाए, आपको समझ आ जाए कि किस तरीके की रेंज हम लोग हैंडल करेंगे केमिस्ट्री में, साइंस में। तो देखिए बच्चों, जब हम कोई भी साइंटिफिक डेटा जनरेट करते हैं, हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो नंबर्स आएंगे, जो डेटा जनरेट होगा, वो डेटा बच्चों बहुत स्मॉलेस्ट नंबर्स हो सकते हैं और बहुत लार्जेस्ट हो सकते हैं। देखिए, वो नंबर इतना छोटा हो सकता है कि वो 10⁻⁻18 की रेंज में चला जाए, यानी डेसिमल के बाद में 18 प्लेसेस तक आपके पास डिजिट लिखे होंगे, या फिर 10⁻18 यानी टोटल 18 डिजिट का एक पूरा नंबर होगा पॉजिटिव वैल्यूज में। यानी उस नंबर को अगर आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, कोई एल्जेब्रिक कैलकुलेशन, कोई फॉर्मूलेज यूज करने हैं हमें, तो वो जो नंबर्स का जो डेटा का जो हैंडलिंग है बच्चों बहुत मुश्किल होगा। उसी चीज को आसान बनाने के लिए यहां पर हमने प्रीफिक्सेस यूज करना शुरू किया है। जैसा कि हमने पढ़ा कि एसआई यूनिट्स, तो एसआई यूनिट्स के साथ में कुछ प्रीफिक्सेस को भी उन्होंने अप्रूवल दिया। उन्होंने कहा कि हम इस तरीके से प्रीफिक्सेस को यूज करेंगे और उनको भी नाम दिया है, ताकि हम उन चीजों को आसानी से समझ सके और हमारी कैलकुलेशंस को अंडर कंट्रोल लेकर के आ सके, हम उनको समझ सके। सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे कोई नंबर है बड़ा 7 6 5 4 3 2 8 9 5 6 8, और भी बड़ा हो सकता है, हमें सिर्फ समझना है अभी। अब सपोज करिए इसी तरह का दूसरा नंबर भी आपके पास और 3 नंबर हैं, आपको एडिशन करना है या आपको उनको मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम बच्चों क्या करेंगे, इसको यहाँ तक ही रोकते हैं। सपोज यहाँ पे एक डेसिमल लगा दूं मैं 7.65, और ये 4 के बाद में 5 है, तो ये अप्रोक्सीमेशन में 5 रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 10⁻⁻10। तो देखिए बच्चों, मैंने इस डिजिट को केवल 7.65 लिख लिया और बाकी का जो नंबर है उसको मैंने 10⁻10 में कन्वर्ट कर दिया। यानी दिस इज रिप्रेजेंटिंग ओनली द प्लेस, कितने प्लेस तक आप इसको नंबर में जाना है। लेकिन आपके पास जो डिजिट, जो इफेक्टिव डिजिट है, आपको हैंडलिंग करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आप इसी को मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज करिए आपको 7.65 इंटू 10⁻10 इंटू 3.25 इंटू 10⁻15 मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो आपके लिए सिर्फ ये नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं। आपको पता है इनका एडिशन करेंगे तो ये 10 + 15 हो जाएगा, और जो भी नंबर आपके पास आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन कोई वैल्यू आएगी x इंटू 10⁻25, 10 + 15। तो दिस वे यू कैन सी कि कैलकुलेशंस कितने ईजी हो गए हैं। तो हमें यहाँ पर कुछ नामों के ऊपर नजर डालनी है, हमें समझना है कि किस तरीके से इनको नाम दिया गया है। तो देखिए बच्चों, अगर कोई डेटा 10⁻18 की रेंज में जाता है तो उसे हम बोलते हैं एक्सा। 15 की रेंज में जाएगा 15 पीटा, 12 की रेंज में टेरा, 9 में गीगा, 6 में मेगा। किलो देखिए बच्चों 10⁻3 हम सब जानते हैं, जैसे 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम यानी कि 1 किलो। किलो का मतलब कितना हो गया बच्चों, ग्राम के आगे 10⁻³ लग जाएगा, प्रीफिक्स है सॉरी, 10⁻³ ग्राम। समझ सकते हैं आप, 1 किलोग्राम, 1 तो मल्टीप्लाई होगा, किलो का मतलब 10⁻³ ग्राम, यानी कि टोटल हो गया आपका 1000 ग्राम। आप सबको पता है कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो इस तरीके से देखिए, हमने 1000 ग्राम की वैल्यू को 1 किलोग्राम लिख लिया, हमने डेटा को इजी बना लिया, हमारे पास नंबर आ गया 1। अब इसको हैंडल करना आसान है। तो इस तरीके से जो बड़ी डिजिट होती है उनको हम छोटा कर लेते हैं कैलकुलेशन पर्पज के हिसाब से। सिमिलरली देखिए बच्चों, माइनस में जाएंगे तो 10⁻⁻6 माइक्रोग्राम, -3 को देखेंगे मिली। तो ये जो टेबल है आप जब बुक में पढ़ेंगे तो आप इसको कम से कम याद करें, एटलीस्ट 18 to -18 की वैल्यू को, जो ये नाम है प्रीफिक्सेस के, इनको जरूर याद करें। हमने अभी तक
ये बेसिक इंट्रोडक्टरी बात की है सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, इसके बारे में समझा। साथ में हमने समझा कि किस तरीके से एसआई यूनिट्स होती हैं, कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, इसका भी हमने एक इंट्रोडक्शन लिया है। साथ में हमने समझा है कि जो मेजरमेंट हम करते हैं उनमें कौन कौन से प्रीफिक्सेस हम यूज़ कर सकते हैं हमारे डेटा को ईजीली यूज़ करने के लिए, हमारी कैलकुलेशंस को ईजी बनाने के लिए। तो अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे अब प्रॉपर टॉपिक्स स्टार्ट होंगे, प्रॉपर हेडिंग्स के साथ वो स्टार्ट होंगे, तो आप अपनी बुक से भी उसे पढ़ें, समझें, ताकि आपको उन चीज़ों को समझने में आसानी हो। देखिए बच्चों, 10th से जब आप 11th में आए हैं और आपने साइंस सब्जेक्ट लिया है, तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि अब जो साइंस का एक्सपांशन है वो बहुत ज़्यादा रहेगा कंपेरेटिव टू 10th। तो आपकी जो स्टडी लेवल है वो भी बढ़ जाएगा, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो उस चीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए जाएं और उन चीज़ों को रिवाइज करते रहें टाइम टू टाइम, ताकि आपके जो फंडामेंटल्स अगर क्लियर रहेंगे तो आपको जो चैप्टर्स में नई नई चीज़ें आएंगी वो आपको समझने में आसानी होंगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट।